अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अबू बकर साहब भी हमारा साथ देते हैं डिस्कशन में। अहमद अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर से हम करेंगे। लकी मरवत में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उसमें धमाका हुआ, कैप्टन समेत 7 जवान जो हैं वो शहीद हुए। उनकी नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म साहब ने भी शिरकत की उस नमाज जनाजा में। हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इससे पहले जो दहशतगर्दी की लहर थी उससे पाक फ़ौज ने बहुत अच्छे तरीके से निपटा और उसको बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी गई। लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है वो इन इलाक़ों में सर उठा रही है, और जब इस तरह जवान शहीद होते हैं तो सब जो हैं वो दुखी हो जाते हैं। और स्पेशली जिन कैप्टन का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास जो हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी इस 19 जून 2024 को उनकी शादी भी थी, और 2020 में पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में उन्होंने कमीशन भी हासिल किया था। अबू बकर साहब, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे मुल्क के लिए। इतनी बहादुरी से लड़ते हुए ये जवान जब शहीद हो जाते हैं तो अलग ही एक जज्बात, अलग ही एक एहसासात होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त तर्जमानी की है आपने। हम हमेशा जब इस तरह का कोई भी वाक़या होता है तो हम सबसे पहले तो इन कुर्बानियों को और कुर्बानियाँ पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये इन्हीं माओं का हौसला है इस कौम की, जो इस तरह के जवान बेटे जो है वो वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए और अमन लाने के लिए जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हमारा भी उन्हें खराज अकीदत भी है, खराज तहसीन भी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये अब तवातुर से इस तरह की चीज़ें हैं। देखें, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो तो दरेग नहीं कर रहे, इससे अपनी जान भी हथेली पर रखकर जो है वो पेश कर देते हैं कौम के मादर वतन के दिफा में। लेकिन ये अब तवातुर से होता आ रहा है। देखें, वो दिन भी हमने देखे हैं जब हर दूसरे दिन यहाँ धमाका होता था और बड़ी कोहेरेंट किस्म की टेररिज्म की कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन हमारी अफवाज ने, हमारी कौम ने, सब ने मिलकर उसको रूट आउट किया। चंद दिन हमें अमन के नसीब हुए, सूरत हाल कुछ बेहतर हुई, तो फिर कमी कहाँ रह गई है? फिर ये दोबारा क्यों सर उठा रहे हैं? दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं तो है जो हमने कोई लाया अमल बनाया था कि इस सारी सूरत हाल से निमटने के बाद इसको दुरुस्त करना है। ज़ाहिर है फिर आपने एक वक्त होता है जब अफवाज पाकिस्तान जो हैं या जो आपके मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं उन्होंने रूट आउट करना होता है, एक्शन करना होता है, एक कैम्बेट का माहौल होता है, उसमें से वो ऑपरेशन करके सिचुएशन को बहाल करते हैं। उसके बाद दूसरा मरला होता है फिर वो जो पॉलिटिकल क़यादत होती है या जो एक समाजी लीडर होते हैं उन्होंने आगे उठकर फिर इस जिम्मेदारी को निभाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने मेन स्ट्रीमिंग भी करनी होती है, उन्होंने जो महरूमियाँ होती हैं उनको भी ख़त्म करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बाद जो एक तरक्की का अमल होता है उसको भी देखना होता है। अब ये देखना होगा कि कमी कहाँ पर रह गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। चूँकि मुल्क में एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, जब किसी समाज में ऐसा हो, इकनॉमिक प्रेशर भी हो, दूसरी तरफ से सियासी अदम इस्तेहकाम भी हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो दुश्मन होता है वो तो इस सारी सूरत हाल को देख के फिर पड़ता है ना। देखिए, हमारे जवान और हमारी जो स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारियां निभाने वाले जो इदारे हैं वो तो अपनी जगह पर जिंदा और बेदार खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे एंड से जो सिविलियंस गलतियां कर रहे हैं, अब जो हमारी सिविलियन क़यादत है, जो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हम रोज़ाना प्रोग्राम्स करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनकी मीडिया टॉक भी देखते हैं। अब अमन से मुताल्लिक, टेररिज्म से मुताल्लिक, मुल्क में अमन लाने के मुताल्लिक कितनी गुफ्तगू होती है? यकीनन कम होती है। एक ज़माने में नेक्टा बना था कि फिर इसने ये सारा रोल प्ले करना था, और इनको मेन स्ट्रीमिंग भी एक ज़माने में हमने करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन पॉलिटिकली हम इस सारे मामले को उस तरह से डील नहीं कर पाए। ये सियासतदान ये बोझ उठाने में नाकाम रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप पार्लियामेंट को दोबारा इस पे एक्टिव करना चाहिए, कोई बड़ी कानून साजी करनी चाहिए। जो अमन हमारी पाक फौज की वजह से कायम हुआ, अब उसको मेंटेन रखने में हुकूमत का भी जो है वो रोल होना चाहिए और बड़ा स्ट्रांगली उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। नुखैज़ साहब, इन हालात में जब, जैसे कि अबू बकर साहब ने भी निशानदेही की कि इकनॉमिक प्रेशर भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और ऊपर से इस तरह के जब हादसात होते हैं तो वो वैसे ही कौम का मोराल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हादसे पे आप? बड़ा अफसोसनाक हादसा है और पूरी कौम इस पे गमज़दा है, दुखी है। लेकिन सुमेरा, इसमें एक बात पे आप गौर कीजिए कि दिन रात हमारा सोशल मीडिया और किसी हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी हद तक प्रिंट मीडिया, हम वो जो फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिनके ख़्याल में जो दुनिया भर की जो इल्ज़ामात हैं वो हमारी फ़ौज उनकी ज़िम्मेदार है। सही।
आप अंदाज़ा लगाएं कि इस फ़ौज के होते हुए अगर ये सूरत हाल है, तो अगर फ़ौज ना हो तो क्या सूरत क्या हाल, सूरत हाल हो। बिल्कुल ऐसा यानी आपके मुल्क चढ़ दौड़े, ये जो दुश्मन अनासिर हैं ये तहस नहस करके रख दें मुल्क को, और सरहद अपनी जगह और मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी है वो अपनी जगह। बिल्कुल और ये जिन्होंने नजराना पेश किया, मुझे तो बाकियों का भी अफसोस है, ज़ाहिरी बात है, वो भी शहीद हुए। ये बच्चा जो कैप्टन था, ये इसकी इसी महीने शादी थी 19 को, जी जी 19 तारीख को जिसकी शादी थी। आप ये देखें कि उसके घर में मेहंदी की तैयारियां हो रही होंगी, झंडियां लग रही होंगी, कपड़े खरीदे गए होंगे। वो जो बच्ची दूसरी है जिसके साथ शादी होनी थी, उस पर क्या बीती होगी। वो जो दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी, जिसको ये था कि उसने इसी माह की 1 तारीख को दुल्हन बन के इसकी तरफ जाना है, उसके ख्वाबों का क्या बना होगा। तो ये आज का मामूल नहीं है। बिल्कुल, ये पाक फौज में ये कुर्बानियाँ, ये उनकी शहादतें और जिनके ऊपर बीतती है वही सही तरीके से अच्छा ठीक है। अगर ऐसी फैमिलीज जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, वो आपकी ये पोस्टें पढ़ें जिनमें आप फौज मुखालिफ जो पोस्टें हैं, क्या गुजरेगी उनके दिल पे कि उन्होंने अपना बच्चा दे दिया मुल्क की खातिर, वो कुर्बान हो गया, इस दुनिया से चला गया, तो ये पोस्टें पढ़ के उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो खुदा के लिए ये कुर्बानियाँ याद रखें। अभी तो हमें ये जो अबू बकर साहब कह रहे थे ना जी, क्यों हुआ ये सारा, पॉलिटिकली मैं नहीं समझता। इस मामले को हम सियासत से बिल्कुल अलग रख के सोचेंगे। बिल्कुल सही। ये जो कुछ हो रहा है, जो दहशतगर्दी की जो लहर आई है, पॉलिटिकली तो हमारे सुमेरा यहाँ वो लोग भी हैं जो दहशतगर्दों की हमायत में भी बोलते रहे हैं, जो उनके बयानिया को आगे बढ़ाते रहे हैं। तो पॉलिटिकली क्या बहस इस वक्त सिर्फ एक बयानिया काम करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कोई दूसरा बयानिया नहीं बन सकता, और इसी बयानिए पे पूरी कौम को मुत्तफिक होना हो जाए। और ये जिन इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है, अब चूंकि हम अभी सूरत हाल क्लियर नहीं हुई, अदरवाइज तो आपको पता है जो कुछ हमसाया ममालिक क्या कुछ कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें टारगेट किलिंग अब ये सामने आई है एक नई तर्ज की। पहले हम देखते थे दहशतगर्दी में, यानी फोर्सेस पे तो थी, लेकिन शहरी इलाकों में और बाजारों में, मजमे में धमाके होते थे। जी जी बिल्कुल। अब ये आप देखें कि उन्होंने फोकस्ड किया है इधर, सिर्फ फोर्सेस की तरफ, जवानों को। बिल्कुल सही कि जी फोर्स। अच्छा, इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद लोगों की हमदर्दियां हासिल करना है, सो कॉल्ड उनके नजदीक, कि भाई बजाय इसके कि लोगों में हमले करें तो फोर्सेस पे। और मैं आपको बताऊं सुमेरा, इस वक्त आर्मी का हर जवान जो सरहद पे मौजूद है, जो इस किस्म की दहशतगर्दी को रोकने के लिए किसी जगह मौजूद है, वो हर वक्त एक खतरे से दो चार है। बिल्कुल ऐसा। हर वक्त एक नंगी तलवार उसके सर पर लटक रही है, और क्योंकि जिन इलाकों में वो मौजूद है वहां की वो पैदाइश तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने ट्रेनिंग हासिल किया, लेकिन जो वहां की पैदाइश है, जो जिन्होंने उन इलाकों को जानते हैं, उन जैसे इलाकों में जो पले बढ़े हैं, वो तो जानते हैं कि एक रास्ते को। और यहाँ का जो हमारा आर्मी का सोल्जर वहां पे खड़ा है, जी जी, वो तो अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा है और शहादत के जज्बे से खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये शुक्रिया अदा करने का मौका है कि पाक फौज का शुक्रिया अदा किया जाए कि उनके जवान जब शहादत हासिल करते हैं, तो बहरहाल ये अगर 7 जवान शहीद ना हुए होते तो सुमेरा आप अंदाजा लगाएं शहादत अवाम की तरफ मुंतकिल होती अगर लोग यहाँ पे जानों से जाते तो वो कितने जाते। बिल्कुल ऐसा। इसके लिए हम पाक फौज का शुक्रिया अदा। बिल्कुल, हम सब जो है वो पाक फौज का शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको सब भी पेश करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं नाजरीन। हुकूमत की कुछ मन मर्जियाँ हम आज डिस्कस करेंगे। नैब तरामीम का बिल आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद फिर हत्क इज़्ज़त का जो बिल पास हुआ, उसकी बात फिर हम करेंगे। अगर इस हत्क इज़्ज़त बिल की अगर हम बात करें, 2024 का गज़ट नोटिफिकेशन जारी, पंजाब हुकूमत जो है वो फाइनली हमने देखा कि अब वो कामयाब हो गई है। सहाफ़ती तंजीम और अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद ये बिल जो है वो मंजूर हो गया। और हत्क इज़्ज़त बिल के तहत ट्रायल से कबल ही नाजरीन 30 लाख रुपए तक खर्चाना होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बिल तो बनना ही था, ये कानून तो आना ही था, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई हिस्सा नहीं। इस पर एक पैकेज देखते हैं, वापस आते हैं, देख के डिस्कस करते हैं।
पंजाब हुकूमत ने मीडिया की जुबान बंदी के लिए हिकमत अमली बना ली। बोलने वाले का बोलना और लिखने वाले का लिखना मुश्किल बना दिया गया। हद तक इज्जत कानून का तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा, जिसके मुताबिक झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस दायर हो सकेगा। इस बिल का तलाक यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी होगा। नए कानून के मुताबिक हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे, जो कि 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। जुर्म साबित होने पर 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी अहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। अब तक इज्जत कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान शहरियों के आज़ादी इजहार को बुनियादी हक तस्लीम करता है। इस कानून की आड़ में शहरियों की आज़ादियों को सलब किया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये एक शोशा मैं समझता हूँ कि इसको छोड़ा गया। अदरवाइज़ लॉ तो इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये बहुत ही आप उसको कहते थे काला कानून है या ड्रैकोनियन लॉज है, और ऐसा बिल जो है वो अनप्रेसिडेंट है जुडिशल हिस्ट्री में, या हमारे लेजिस्लेचर ने ऐसा बिल कभी भी नहीं बनाया। सहाफ़ती तंजीमें भी नए कानून पर हुकूमत से शदीद नाला हैं। ये जो आज कानून बना रहे हैं ये कल इनके गले भी पड़ेगा, जैसा कि इससे पहले नैब और दीगर कवानीन जो हैं इन्हीं हुक्मरानों ने बनाए थे, और फिर इन्हीं कवानीन के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई। आज ये हुकूमत में, कल जब हुकूमत में नहीं होंगे तो इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हद तक इज्जत कानून में सहाफ़ियों समेत स्टेक होल्डर्स से कोई मुशावरत नहीं की गई। वकला सहाफ़ती तंजीमों ने इस कानून को कलअदम करार देने का मुतालबा किया है। अबू बकर साहब, आपको लगता है कि इस कदर इसको अपोज किया गया लेकिन फिर भी ये कानून बन गया, बिल पास हो गया, रीज़न क्या है सर? इसको क्यों काला कानून कहा जा रहा है? क्यों इतनी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं? देखिए, जब ये कानून इसकी तरफ पंजाब हुकूमत जा रही थी तो ज़ाहिर है एक ख़ास तरह का माहौल सूबे में हमने पहले देखा कि जिस तरह से नई चीफ़ मिनिस्टर साहिबा आई थी तो उसके बाद एक ख़ास तरह का रद्द अमल भी था और केयरलेस कमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि नहीं आने चाहिए बहरहाल। तो मेरा ख्याल है इसका मुहर्रिक तो इस तरह की सूरत हाल बनी है। चूँकि ऑलरेडी हद तक इज़्ज़त का कानून भी मौजूद था, अगर उसमें कुछ खामियाँ थीं तो वफाकी सतह पर पार्लियामेंट उसमें अपना किरदार अदा करती, बेहतर करके उसे दोबारा भी नाफिज़ अमल या उसमें कोई तरामीम की जा सकती थी। तो इसमें नए सिरे से कानून बनाना, लेकिन इस पर जो एतराज़ है, एक तो ये आ रहा है कि इसमें 30 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा और वो पहले हो जाएगा ट्रायल से पहले। और फिर इसमें जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो यही है कि जब ट्रायल चल रहा होगा उस दौरान आप इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते जो ट्रायल चल रहा है। ये ओपननेस का जो बुनियादी असूल है या शफाफ ट्रायल का, ये उसके ख़िलाफ़ है जो मैं समझता हूँ। दूसरा इसमें यह है, कहा गया है या इस पर जो तनकीद हो रही है कि इसमें कोई भी फरीक जो है जो जब समात हो रही है तो उसके ऊपर अदम एतमाद का मुजाहरा नहीं कर सकता जज साहब के ऊपर या जिस अथॉरिटी ने फैसला करना है, ज्यूरी ने। अगर उसको उस पर एतराज़ है तो कार्रवाई चलती रहेगी, फैसला हो जाएगा, उसके बाद वो किसी और फोरम के ऊपर उसे चैलेंज कर ले, उसके ख़िलाफ़ जो फैसला आया हुआ है। ये भी बज़ाहिर बात दुरुस्त नहीं लगती। जो ओवरऑल जुडिशल सिस्टम हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, इसलिए इसे काला कानून मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं। लोगों का अपना पस मंज़र भी होगा, उन्होंने इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में शायद देखा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझता हूँ कि हुकूमत ने इसमें बहुत जल्दी की है। थोड़ा सा इसमें एक कानून साजी एक ख़ास तरह की रियाजत मांगती है और इस हुकूमत को थोड़ा ज़र्फ़ का मुजाहरा करके थोड़ा इस पर इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए था। क्योंकि जो इस बिल के मुखालिफ हैं, असल बात वो ये करते हैं कि मुल्क में एक ख़ास तरह का सियासी माहौल है, सियासी तकसीम है, उसके नतीजे में उनको लगता है इस बिल के मुखालिफिन को, या किसी हद तक मुझे भी लगता है कि इसको आज़ादी सहाफ़त जो है या आज़ादी इजहार है उसके खिलाफ ना इस्तेमाल कर लिया जाए। क्योंकि जब आप इस तरह के कवानीन बना लेते हैं तो उसमें देखें, मैं तनकीद के तो हम हक में हैं, तनकीद बराए इस्लाह भी होनी चाहिए, और मुखालफत में ख़बर भी, आप किसी भी चीज़ को मुखालफत कर रहे हैं और उसमें आपने कोई ख़बर दी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तज़हीक का बहरहाल आपको हक हासिल नहीं है और किसी को हक हासिल नहीं है। इस पर बेहतर होमवर्क कर लिया जाता तो बेहतर था। जब इसके लिए सहाफ़ियों के साथ मीटिंग हो रही थी तो पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है आज़मा साहिबा, जब उन्होंने बात की तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप मुझे अगर एक खबर देती हैं, आप मेरे बावसूख ज़राए में शामिल हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड पे है ये सवाल। तो उन्होंने कहा जी लेकिन मैंने वो खबर दे दी है, अगर 2-3 रोज़ के बाद वो खबर बाउंस कर गई है और आप भी पीछे हट गई हैं, अब इसमें मुझे अपना सोर्स भी बताना है, बाकी चीज़ें, तो आप मुझे बताएं मेरे लिए सहाफ़त फिर कहाँ खड़ी है या मैं कैसे सहाफ़त कर सकूँगा। तो ये बड़ा टेक्निकल कानून है। ठीक हो गया। तो इसमें ज़रा
इत्तेफाक राय होता और तो इसको ज़्यादा बेहतर ज़्यादा हो डिस्कस जाता किया है। जाता। बिल्कुल आप देखें ना, जो एक बड़ी इत्तेहादी जमात है सूबे में, वो भी पसोपेश से काम ले रही है, वो भी कह रही है हमारी मर्जी शामिल नहीं नहीं है, है, शायद बिल्कुल वोटिंग वाले दिन भी नहीं थे, बिल्कुल और उनके गवर्नर साहब ने भी रोका इसे, बिलाखिर उसे Exactly समझौता उन्होंने रोका करके किसी तरह से बाहर छुट्टियों पे जाना पड़ा, बिल्कुल तो ऐसे। फिर कायम मकाम गवर्नर ने इसे पास किया। ठीक है, तो ठीक ये अच्छा, कोई अच्छे ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। नुखैस साहब, पहली बात तो ये इत्तफाक राय हो जाती तो बेहतर था। दूसरी बात ये कि सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुखैस साहब, पहले उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सारी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं उनकी तरफ से इसको बार बार अपोज़ किया गया, लेकिन आप लोगों की ज़ाहिर है यही डिमांड थी कि इत्तफाक राय हो जाए, बैठ के बात हो जाए। तो सर, कहाँ रुकावट थी, कहाँ डेडलॉक रहा? नहीं, रुकावट तो देखें, डेडलॉक तो उस वक्त आया जब 20 मई को इन लोगों ने हमें बुलाया। कम अज़ कम तमाम सहाफ़ती तंजीमें, तमाम नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, जहाँ पे अज़मा बुखारी साहब, वज़ीर इत्तलाआत, वहाँ पे स्पीकर साहब भी थे, वहाँ पे वहाँ पे एडवोकेट जनरल साहब थे। वहाँ देखिए, जब 20 मई को उन्होंने बिल टेबल किया असेंबली में, उस वक्त 2-2.5 घंटे इनसे मुज़ाकरा थे। तो हम तो चाहते थे कि मुज़ाकरात के जरिए ही ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन उन्होंने फिर बिल रात की 11 बजे तारीकी में उसको पास करा लिया। उसके बाद हमने इनको कहा ले लें, तो आप ले लें, तो इन्होंने वो भी आज कर रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, तो वो भी इन लोगों ने नहीं किया। फिर उसके बाद बड़ी गवर्नर पंजाब सरदार साहब की मुलाकात हुई। सरदार साहब कहना चाहते हैं मैं बिल को कतल साइन भी करती हूँ। उनके कैप्टन टॉक में कई जगह पे उन्होंने कहा कि जी मैंने तो हम इसको ठीक नहीं समझते और मैं फैसला वापस कर दूंगा, लेकिन स्कीम उन्होंने बनाई वो आप तो कई खिसक गए और वो जरदारी साहब के कैबिनेट बैठ गए पीछे से। बिल उनको आ चुका था और जब बिल आ गया था वहाँ से मलिक अहमद साहब ने 6 तारीख को रात को 6 बजे शाम को 8 बजे वो बिल लगाया और 7 तारीख को उसका नोटिफिकेशन हो गया। वो अब उस बिल का इत्तलाक हो चुका था। अच्छा, अर्शद साहब, एतराज़ आपको किन पॉइंट्स पर है इस बिल में? देखिए, एतराज़ तो एक पॉइंट थोड़ा इसमें एतराज़ तो ये है कि इसका ट्राइब्यूनल बनेगा, इसमें 30 लाख से 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना है आपको, आपका इदारा भी बंद होगा। एक नंबर 2, जब आप 6 महीने में अर्शद साहब सॉरी, वेरी सॉरी, ये 30 लाख तक जुर्माना है, 30 लाख तक, यानी एंड इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 30 लाख है ना, ये नहीं कि हर एक को 30 लाख ही होना। नहीं, सुन लेना सर, मेरे सामने पड़ा है जी जी। 30 लाख सबसे कम है, 30 लाख से 3 करोड़ रुपए तक है। ओके। मिनिमम 30 लाख, मैक्सिमम 3 करोड़। ठीक है ना। जब ये आपको जुर्माना होगा, आप इसको अदा नहीं कर सकेंगे, तो फिर पीपीसी और पीआरपीसी सब इसमें, पुलिस भी आ जाएगी, वो भी इसमें लिखा हुआ है। और सिविल प्रिजनर जो होती है ना, ये कहते हैं ये तो सिविल हमने तो किया है, इसमें दीवानी मामला नहीं है। फिर ऑटोमेटिकली पुलिस आएगी। सिविल प्रिजनर के बारे में होता है कि अगर आप जेल चले गए फिर आपने 30 लाख देना है, जेल से आपकी बेल होनी है, फिर आपने आगे हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में जाके आपने इसकी अपील करनी है। ठीक हो गया। एक नंबर 2 बात ये है कि ये आइन से मुकदम है 19A से, ये 10A से मुकदम है। इसकी जो सिक्के हैं वो इतनी बात खौफनाक है कि इसमें तरमीम जरूरी है। उनको देखें, अगर आज ये इसका तलाक जो है वो मेरे और आप पे भी हो चुका सही। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब इन्होंने ये कहा कि आपको सीएम साहब मिलने चाहती है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, वो मिलने हम उनको सुना देंगे भी ये मामला है। लेकिन उसमें तमाम साथी तंजीमें हैं, उसमें TSE है, उसमें क्लब है, उसमें APNS है, CPN है, MEND है, और कौन सी और सारी मालकान की तंजीमें उसमें शामिल है। तो उस पर इन्होंने कहा कि हाँ मिलाते हैं। फिर मैंने 3 दिन पहले के आसमा साहबा को उन्होंने कहा जी वो CM साहबा कह रही है वो मरी जा रही है, वहाँ मिल जाते हैं। अच्छा। हमने तो अक्सर इम्कान कोशिश की कि ये मुलाकात के जरिए, बातचीत के जरिए, टेबल के जरिए कुछ हो जाए। अब ये बीच में से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अब जैसे हुकूमतों में मिले हुए हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने तो वजारत नहीं लेनी, पंजाब में भी लेनी, फेडरल में भी लेनी, वहाँ पे सदर बन गए हैं, चेयरमैन सेनेट बन गए, यहाँ पे गवर्नर ले रही है, वजारत नहीं लेनी। तो ये कॉलो फेल में तजाद है। अच्छा अंसारी साहब, सर हमें थोड़ा सा ये बता दें या हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें, चूँकि मैं, आप और हम सब सहाफ़ी हद तक इज़्ज़त जो है उसमें किसी की हद तक जो है उस पर तो हम सेम पेज पे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बिल कैटेगोरिकली आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ कैसे है, ये थोड़ा हमें गाइड करें प्लीज़। जब आपकी गवर्नमेंट इसको ट्रिब्यूनल को चलाएगी ना, यही गला दब जाएगा आपका।
लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग हैं वहाँ से बड़े फिल्टर हैं। मुझे और आपको कोई खतरा नहीं है, सच्ची बात है। ये खतरा जो है ज़्यादा सोशल मीडिया को है, और आपने पहले एक्ट को बंद किया हुआ है। क्या एक्ट बंद करना आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी के खिलाफ नहीं है? क्या किसी मुल्क में कोई चीज़ बंद हो सकती है? सबसे बड़ी तो इसमें कदम ये है कि ये आपकी चीज़ें तमाम बंद हो जाएंगी, फिल्टर लग जाएंगे, आप किसी जगह। लेकिन खतर क्या है, ज़राए से आप खबरें देते हैं, आप ज़राए भी नहीं लिख सकेंगे। आप ये बताएं, ज़राए बताता कोई? ज़राए वो लोग हैं जो इनके पीछे हैं। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज़ इसके हक में है। हम मादर बिदर आज़ादी के खिलाफ हैं, आप और मैं बिल्कुल फेक न्यूज़ के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी शरीफ आदमी को, किसी भी सियासतदान को, किसी भी शख्स को उसकी कोई वीडियो लगा के उस पर बदतमीज़ाना लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। ये मैं और आप नहीं चाहते। मैं और आप ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इसमें जो ऐसी शिक्के हैं उन पर बैठ के, हम इसमें 29 हैं सारी, हम कहते हैं आप 8-9 पे बैठ के बात कर ले, 2 पे तो पहले बात हो चुकी है, बाकी 10-12 पे और कर ले। हम 28 के खिलाफ थोड़ी हैं, हम तो 8-10 के खिलाफ थे, 2 पे इन्होंने बात की थी, बाकी उसके भाग गए ये लोग। अब मसला ये है, हम कतई नहीं चाहते हम इनसे एहतजाज करें, लेकिन हमारे पास कानून का रास्ता है। सुबह हम जा रहे हैं हाई कोर्ट में, तमाम तंजीमें हाई कोर्ट में जा रही हैं, और इंशाल्लाह इंसाफ के लिए अपना दरवाजा खड़काएंगे, और जहाँ तक जाना पड़ा करेंगे हम। ठीक है अरशद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नुक़ैस साहब, अब तो काफ़ी सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप ओवरऑल? इस पर बात आपने की थी लास्ट टाइम जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कहा था कि अगर इनको कोई एतराज़ है तो अमेंडमेंट में चले जाएं या अपनी तजावीज़ दे दें और उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। लेकिन क्यों हुकूमत हेजिटेट कर रही है? क्यों हेजिटेट किया? क्यों मिलके बैठ के बात नहीं हुई? क्यों इनकी राय नहीं ली गई? मेरा इस बात का तो जवाब आप हुकूमत से ही लें, मैं उनका तर्जुमान तो नहीं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, लेकिन वो इस उनको रब्ता करना चाहिए और हुकूमत को भी रब्ता करना चाहिए। बात यह है, ये जो बात अभी हुई ना कि सोर्सेज की खबर, अभी इन्होंने बताया कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया अज़मा बुखारी से कि आप सोर्सफुल हैं, आप मुझे कोई खबर देती हैं, मैं वो लगा देता हूँ और वो बाद में खबर बाउंस कर जाती है, देन फिर मेरा स्टेटस क्या होगा? तो खबर तो मुझसे बाउंस हो गई। तो हुजूर इस मामले में ना अबू बकर साहब ये ज़हन में रखिएगा कि कोई भी खबर, हम बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पे हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर देते हैं। मसलन सोर्स का लफ्ज़ है, ये जिससे भी पूछे ना, उसने जो झूठ बोलना है उससे पहले वो सोर्स का लफ्ज़ लगा देते हैं। जी बिल्कुल, मेरे सोर्स ने इतला दी, सोर्सेज ने बताया। अच्छा, वो सोर्सेज क्या होते हैं? शायद होते भी हैं, ज़ाहिर बात है सीनियर सहाफ़ियों के सोर्सेज होते होंगे, जो नहीं है वो भी यूट्यूबर भी सोर्सेज के हवाले से खबर लगाई जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, बात यह है कि खबर के बाउंस होने का इन्हिसार उस बात पे होता है कि आपने लैंग्वेज क्या इख्तियार की है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो अभी मलिक रियाज साहब वाली खबरें हैं, जी, ये उस दिन आपने ही बात की कि सारे चैनल जो हैं वो उनका नाम लिए बगैर खबर चला रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। तरीका यही है, यही तरीका है। जब तक आपके पास फाइनल चीज ना पहुंचे, आपके पास वो अल्फाज होने चाहिए, सहाफियों के पास वो अल्फाज होने चाहिए, हमारे पास वो अल्फाज होने चाहिए कि हम अपना मतमा नजर भी बता सकें और इन चीजों से बच भी सकें। ये जो हमारा रिवाज चल पड़ा ना कि बाई नेम ठा 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 करना है और फिर उसका क्रेडिट लेना कि हमने खबरें, ये रुझान चूंकि चल पड़ा हुआ है और हमें इस रुझान से निकलने का तरीका नहीं सूझ रहा, इसलिए हमारी जान निकली है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी सफ़ों में अबू बकर साहब गवाही देंगे, सहाफ़त में इतने लोग आए हुए हैं, भरे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं सहाफ़त से, और ना उन्होंने कभी कोई एजुकेशन हासिल की है, ना उन्हें कभी कुछ लिखना आया है, ना उन्हें खबर और कॉलम का फ़र्क पता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी कि भी क्या करें अब हम लिखें कैसे? आप यकीन करें, आप एक शेर सुनाएं और उनसे कहें जरा लिख के दिखाएं, ऐसे लोगों से नहीं लिखा जाएगा। लिहाजा एक तो जेन्युइन साफ़ी जो है वो याद रखिएगा। पहली बात तो इसके बाद मैं जो करूंगा वो ये है कि इन शिकों में से मुझे किस किस पे इख्तलाफ है उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो जेन्युइन साफ़ी है, जो लिखना जानता है, जो खबर बनाना जानता है, 1001 तरीके होते हैं बात करने के, जिनसे बात क्लियर भी हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना, हम मीडिया में बैठ के करते हैं, लेकिन जिनको तरीका आता है वो तरीके से करते हैं, आपको बात भी समझ आ रही होती है। हम क्यों ये चाहते हैं
کہ ہم نے بریکنگ دینی ہے بائی نیم بائی فیس دینی ہے بالکل اور اس پہ وہ باؤنس ہو. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. صحافیوں کو چاہیے کہ ایک تو اس میں امینڈمنٹ یہ ڈالیں کہ جو خبر باؤنس ہوگی, آپ کو یاد ہے ایک ہمارے صحافی دوست تھے شاید سکھ مذہب سے تھے وہ, اور ان کی ایک خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی, بالکل ایسا ہی ہے, اور انہیں ادارے سے نکال دیا گیا تھا. تو صحافیوں نے اس پہ, ہمارے بھائیوں نے احتجاج شروع کر دیا. کیا کرتے, جس کی خبر غلط ثابت ہو جائے, جس کا الزام جھوٹا ثابت ہو جائے, اس پہ بھی نہ کوئی بات کی جائے. لہٰذا یہ شک شامل کروائیں کہ اگر کسی کی خبر باؤنس ہو, اگر کسی کی خبر غلط ثابت ہو, تو وہ بائی نیم معافی مانگے, معافی مانگے, لکھ کے معافی مانگے مجھ سے یہ غلطی ہوئی. لہٰذا اچھا دوسری جو شکیں ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ارشد انصاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ جرمانے, صحافی بیچارہ تو 30 لاکھ جو ہمارے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی تو ساری زندگی کی کمائی 30 لاکھ, صحیح بات ہے, چاہے جائے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی 30 لاکھ جمع کرا دیں, یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے کہا جائے کہ یہ 30 لاکھ وغیرہ والی شرط ختم ہے. صحافی کو تو آپ یہ ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں ہمارے, ان کو آپ کریں نا 5000 بھی جرمانہ, تو اگلی دفعہ محتاط رہیں گے. یہ ہیلمٹ کا 2000 جرمانہ رکھا ہے, ساری قوم نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا. لہٰذا یہ شکیں جو ارشد انصاری صاحب کہہ رہے ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے, ان کو چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اگلا ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس وقت T20 میں, اس پر پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ان کا میچ ہوا, اس پر بھی بہت بری پرفارمنس گئی, لیکن پھر ہم نے کہا کہ چلیں آگے انڈیا کا میچ ہے تو ہوپ فلی اچھا پرفارم کرے گی. وہ فرسٹ میچ تھا, پریشر بھی ہوتا ہے, بہت سارے اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. پھر کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بالنگ کروائی گئی پاکستان کی طرف سے کافی زیادہ بہتر تھا, اور جو سکور کیا انڈیا نے وہ بھی ایسا تھا کہ اس کو چیز کیا جا سکے بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن پھر ہم نے اپنے کھلاڑیوں کو بھی ڈھیر ہوتے دیکھا, پھر ہم نے اوورز کو بھی ختم ہوتے دیکھا, اور پھر ہم نے میچ کو ہارتے ہوئے بھی دیکھا پاکستان. ابو بکر صاحب, ہم دیکھتے ہیں ہماری جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس میں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ بری پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں امید بھی نہیں ہوتی ہے وہاں بہت اچھا پرفارم کر جاتے ہیں. ایک اوور میں 18-18 20 سکور بھی ہم نے ہوتے دیکھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ لاسٹ اوور میں جو ہے وہ سکور چیز نہیں کر سکے. اوور آل ایشوز کیا ہیں, کیا ریزنز ہیں؟ سمیرا, اسے کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. واہ بالکل. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ انپریڈکٹیبل تو ہمیشہ سے کہ ہارنا ایک دم نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ مسلسل ٹیم ہارتی ہوئی آ رہی ہے گزشتہ 9-10 میچوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعاؤں کی بات ہے نا, اب افسوس ہوتا ہے, ایک زمانے میں ٹیم کھیلتی تھی, قوم دعائیں کرتی تھی. اب قوم بھی دعائیں کرتی ہے اور ماشاءاللہ ٹیم بھی دعائیں کرنے کے قومی اجتماعی مشن میں شامل ہے. اب پتہ نہیں کھیلنا کس نے ہے. اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں بہت خرابی تھی, انہیں پتہ تھا اور بڑی سرجری کی بھی ضرورت ہے, لیکن اتنا بڑا تماشا اس ٹیم نے وہاں جا کے بنا دیا. آپ امریکہ سے ہارے تو اسے امبیرسنگ کہا گیا, انڈیا سے ہارے تو پتھیٹک ہے, پتہ نہیں اور کیا لفظ ہم بولے. مطلب ہم نے نہیں دیکھا کرکٹ میں, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ون پروڈکشن جو ہے وہ 92% ہو اور انڈیا کا 8% ہو, اور پھر آپ ہار جائیں. کٹ کریں گے. عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق کرکٹر ہیں, بہت اچھے پلیئر رہے ہیں ہمارے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ظاہر ہے عبدالرؤف صاحب آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کیا ایشوز ہوتے ہیں, کیا ریزنز ہوتی ہیں, کیا پریشر تھا اس کی ریزن, کیونکہ ہم نے جتنے بھی انالیسس, جتنے بھی تجزیے سنے ہیں عبدالرؤف صاحب, یہی تھا کہ ٹیم بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی, بہت زیادہ ڈپریس تھی. کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی سر؟ دیکھیں میرا عبدالرؤف صاحب ایونٹ میں جاتے جی ہیلو جی پلیز. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز آ رہی, بالکل آ رہی. تو جب آپ کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی پریپریشن بہت پہلے اس کی شروع ہو جانی چاہیے, مگر ہمارا بیڈ لک یہ ہے کہ ہمارے جو کرکٹ بورڈ ہوتا ہے اس کی بھی تیاری مکمل نہیں ہوتی. بار بار جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں چینجنگ آ رہی ہے اور چیئرمین وغیرہ چینج ہوتے ہیں, پھر وہ نیچے آ کر اپنی مینجمنٹ ساری نہیں لے آتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کا پورا اسٹرکچر ہے اس سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو اس سے پھر پاکستان کی ٹیم بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو لائکنگ ڈس لائکنگ کے ایشوز پاکستان ٹیم کے اندر چل رہے ہیں, سپارشنگ کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں, پھر فٹنس پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے. پھر بعض پلیئرز آپ کے ایسے تھے کہ جو پچھلا پورا سال میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کی ٹیم پر کریٹیسائز کرتے رہے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہ صرف ان کی ریٹائرمنٹ واپس دلوائی بلکہ ان کا فٹنس ٹیسٹ کیے بغیر ان کو پاکستان کی ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں جگہ دی گئی. پھر بعض پلیئرز ایسے تھے کہ جو یو اے کی ٹیم میں سلیکٹ ہونے کے لیے جا رہے تھے
اور ہم نے اپنا پورا سلیکشن کرائٹیریا بائی پاس کر کے اور ہمارے جتنے ینگسٹر تھے جو کافی عرصے سے فرسٹ کلاس میں پرفارم کر رہے تھے ان کو ہم نے نگلیکٹ کر کے باہر سے پلیئر پکڑے ان کو ٹیم میں ڈال دیا اور اس طرح کوئی آپ کا کرائٹیریا بن نہیں سکا. پھر جو سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کوچنگ سٹاف ہوتا ہے جو آپ فارمر کوچز ہائر کرتے ہیں تو کیونکہ جب تک آپ کا ٹیم کا کمبینیشن نہ بنے آپ ایک ساتھ آپ نے کام نہ کیا بڑا مشکل ہے آپ کا ساتھ چلنا. تو انہوں نے کوئی 7 دن پہلے گیری کرسٹن کو ساؤتھ افریقہ سے لائے اور اس کو پاکستان ٹیم کا کوچ بنا دیا. تو اس طرح کے جب آپ ڈیسیژن کریں گے فٹنس کے ایشوز ہیں آپ کے پھر آپ کے اور بے شمار ایشوز ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر. پھر جو آپ نے سلیکشن کمیٹی بنائی ہے اس کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں پلیئر کے ساتھ. انہوں نے لائکنگ ڈس لائکنگ پہ پلیئر سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ کافی سارے ایشوز مل کر انہوں نے پاکستان کے لیے بیڈ لک کریٹ کی ہے اور ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے. اچھا سر یہ بتا دیں کہ بابر اعظم صاحب کی جو کیپٹنسی ہے اور اپنی پرفارمنس بھی ماشاءاللہ وہ بڑا کنسرن ہے. وہ ورلڈ کپ میں فیل ہوئے ہم نے انہیں ہٹا دیا اور اس کے بعد پھر آفریدی صاحب بن گئے شاہین آفریدی وہ بھی ان سے نیکسٹ لیول کے کپتان نکل آئے. پھر ہمیں دوبارہ بابر اعظم کو بنانا پڑا. یہ تو کپتان ہی نہیں لگتا اس 11 میں ہمارے پاس. دیکھیے جو کیپٹن ہوتا ہے بابر اعظم ہے یا کسی کو بھی کیپٹن بنائے انہوں نے کوئی اپلیکیشن ان کو نہیں دی کہ مجھے کیپٹن بنایا جائے. یہ بیسیکلی چیئرمین کا سوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیپٹن اپوائنٹ کرتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے آپ کے چیئرمین کو کہ بابر اعظم ایک ایسے کیپٹن ہے جن کو ورلڈ کپ میں شکست ہوئی ہے ایشیا کپ میں شکست ہوئی ہے وہ آسٹریلیا میں سیریز آ رہے ہیں اس سے پہلے 3 سیریز وہ جو آپ کی ہوم سیریز ہوئی ہے اس میں ان کو شکست ہوئی ہے. تو پھر آپ کے چیئرمین کے پاس اتنا ویژن ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی بہتر آدمی کو پاکستان ٹیم کی کیپٹنسی کے لیے تیار کرتے اور بابر اعظم کو کیپٹن نہ بناتے. تو یہ تو چیزیں پہلے دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کا کون سا کیپٹن ہے جو آپ کی ٹیم کو لے کر چل سکتا ہے جل کر سکتا ہے یا آپ کی ایک وننگ مومنٹم میں بدل سکتا ہے. مگر بابر اعظم میں وہ کوالٹیز نہیں ہے مگر ان کو پھر بار بار بنایا گیا. اور بابر اعظم پاکستان کی ہسٹری کے واحد کیپٹن ہے جن کو آئرلینڈ سے بھی شکست ہوئی ہے جن کو امریکہ. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. اچھا نخیس اوور آل اگر ہم دیکھیں چلے پاکستان ہار گیا اور امریکہ سے بھی ہارا انڈیا سے بھی ہارا اور بڑے برے طریقے سے چلو ہار گیا والا تو جملہ نہیں بنتا نا. میں اس کو لنک تو پاکستان میں اس کو لنک کر رہی ہوں. نخیس صاحب محسن نقوی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا ٹیم کا لیکن اب بڑی سرجری کرنی پڑے گی. یہ کن سرجریوں کے چکر میں چلے گئے ہیں بجائے ٹیم کو بہتر کرنے کے؟ یہ معاملہ سرجری والا نہیں رہا یہ پوسٹ مارٹم والا معاملہ ہو گیا. پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. نہیں میں کھلاڑیوں کے اللہ رحم کرے پوسٹ مارٹم کرکٹ کی بات ایگزیکٹلی. اور وہ کہتے ہیں نا تیزاب سے غسل دیا جائے. میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا ٹیکنیکلٹی سے ہٹ. جی ہم نے کیوں سمیرا یہ طے کر لیا ہے کہ کرکٹ ہی ہمارا اول و آخر گیم ہے. یعنی کرکٹ میں آپ نہیں جیت پا رہے ہاکی پہ بھی دھیان دے دیں آپ باسکٹ بال پہ بھی دھیان دے دیں آپ فٹ بال کی بھی ایک ٹیم بنائیں آپ ٹینس کی بھی. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے جہانگیر خان جان شیر خان اسکواش میں نام پیدا کیا تھا نا. تو ہم نے کیوں سارا زور کرکٹ پہ لگا دیا؟ بس اس کو کماؤ پتر بنا دیا. نہیں وہ بھی کماؤ پتر ہیں. آپ تو کمال کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے ٹینس کماؤ پتر نہیں. یہ شعیب ملک سے پوچھے نا ٹینس بھی بڑا کماؤ پتر ہے. ٹھیک ہے لیکن میں بتا رہا ہوں مختلف گیمز ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو بورڈ گیمز ہیں یہ چیس وغیرہ شطرنج یہ ان کے کتنے آڈینس ہیں. فٹ بال کے سب سے بڑے آڈینس ہیں دنیا میں. تو ہم نے فکس کر لیا کہ نہیں ہم نے صرف کرکٹ ہے اور کرکٹ میں انویسٹ تو کرنا چاہیے. بات یہ ہے ہاکی آپ کا اب یہ ککھ نہیں رہا. اب میں آپ کو بتا ہاکی ابھی پاکستان فائنل کھیلا ہے اس کا چیمپئنز ٹرافی. میری بات سنیں ہمیں فائنل سے کوئی غرض نہیں ہمیں تو جیتنے سے غرض ہے نا. نہیں مطلب پہلے تو وہاں بھی پہلے راؤنڈ میں آؤٹ ہو جاتے تھے نا پچھلے کئی سالوں سے. اچھی بات ہے ابوبکر صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جب ٹی وی پہ ہاکی کے میچ چلا کرتے تھے اور ایک پلیئر کا نام سب کو یاد ہے. کرکٹ کے نام یاد تھے سب کو. آج بھی آپ میاں داد کا نام لیں تو جاوید میاں داد اور یہ جو سارے اور بھی جو پلیئر ٹھیک ہے نا جن کے نام نہیں بھی لیے جا سکتے وہ بھی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس موقع پہ جو یہ ٹیم یہ جو کہنا کہ جی دعاؤں سے تو آپ ابھی بریک میں آپ پوچھ رہی تھی نا کہ کس کی دعائیں قبول. ہاں جی کس دعاؤں میں اثر نہیں ہے. نہیں ہے نا ہوئی نا قبول. کیسے؟ پہلے امریکہ کی قبول ہوئی تھی انڈیا والوں کی قبول ہوئی. وہ بھی تو کسی نہ کسی کو مانتے ہیں نا دعا مطلب ایک گاڈ تو ایک ہے نا سب کا. تو انہوں نے بھی دعائیں مانگی ان کی قبول ہو گئی. باقی بات یہ ہے کہ اگر بات محنت سے ہٹ کے صرف دعاؤں تک پہنچ گئی ہے تو پھر معافی مانگو. پھر اللہ کا حکم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دعاؤں پھر ٹیم کی دعائیں ضرور کام آنی ہیں.
پھر اس سے بہتر ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، ان سے دعا جی کریں، ان سے دعا کریں. اچھا وہ پھر دعا کریں، اس سے آپ کو ابو بکر کامیابی صاحب شارٹ کمنٹ کر دیجیے گا پھر اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. شاداب اور یہ جو رضوان جو ہیں جی کچھ ہیں ریلو کٹے، ہاں جی ان کے بارے میں کرکٹ کے ایک جوہری تھے، ان کا میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے تھے ریلو کٹے جو ہوتے ہیں وہ نارمل حالات میں بہت اچھا کھیلتے ہیں، جب پریشر آتا ہے تو نہ وہ بالر رہتے ہیں نہ وہ بیٹر رہتے ہیں، تو وہ ریلو کٹے ہو جاتے ہیں. تو شاداب کا یہی معاملہ ہے. اب رضوان کو آپ دیکھ لیں جو پرفارمنس ہے، اب دیکھیں نا، ایک ان کا اسپیشلسٹ بالر ہے، بمراہ وکٹ لینے کے لیے آپ یہ اوور گزار لو، آپ نے 44 گیندیں کھیلنی ہیں تو 4-5 گیندیں اور کھیل لیں، شاید آپ وننگ شاٹ کھیل لیتے. تو کسی موقع پہ نہیں لگا کہ پاکستان شاید ایسے لگتا تھا جیسے 2-4 باؤنڈریز لگے گی پاکستان جیت جائے گا میچ، لیکن بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے پاکستان کے اس کھیل کے ساتھ. اور یہ جو نوخیز صاحب کی بات ہے، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ دیکھیں یہ اب ایک سب کانٹیننٹ کا ایک کھیل، سار کا ایک کھیل سا بن گیا نا. تو اب یہ ایک طرح سے بن گیا ہے، اب آپ نے اسی کو ہی لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اسی کا ایکو سسٹم ہے. نہیں، اب تو امریکہ بھی آ گیا. ہاں اب تو امریکہ بھی آ گیا، تو اب یہ بڑھنا ہے، آپ کو اپنی ٹیم بہتر بنانی ہے، ٹیم کو آگے لے کر جانا ہے. کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ تو جاب کرنے والے لوگ ہیں. یہ ٹیکنیکل مائنڈ کا گیم ہے، بڑی سائنٹیفک اپروچ ہے اس میں نیوٹریشن کا بھی کمال ہے، اس میں پلیئرز کی اپنی سائیکالوجی کا ہے. یہ ماڈرن ڈے کرکٹ ہے. یہ سٹیٹس کے رٹے لگا کر کے اس نے اتنے سکور کیے تھے، اور لوکل آپ پی ایس ایل بنا لیں جو لوکل طرز کی ہے، اس میں آپ پلیئرز کو لے جائیں تو ایسا ہی ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. اس طرح بڑی پرابلم ہوگی. پی ایس ایل کی وجہ سے ہی کھلاڑی آتے ہیں نا. جب آپ نے لوکل کرکٹ کس نے ختم کی، وہ فرسٹ کلاس ہے نا پاکستان میں. دیکھیں اب جو شاداب ہے، شاداب جتنی T20 کرکٹ کھیل گیا ہے، اب اس کے جو فرسٹ کلاس میچز ہیں وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. شاید 17 یا 18 فرسٹ کلاس میچز وہ کھیلا ہوا ہے. شاداب پہ تو بالکل بین کر دینا چاہیے انٹرنیشنل T20. اس کو کہیں آپ نے ون ڈے کھیلنا ہے اور آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے. تو یہ اس طرح کے، یہ عماد وسیم کو واپس لے کر آنا، ریٹائرڈ پلیئرز کو، یہ کوئی کلچر اچھا نہیں ہے. نیا کپتان گروم کرنا چاہیے. اور اس طرح کے جو ریلو کٹے ہیں جیسے حارث رؤف ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے بالنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. ان کو فارغ کرنا چاہیے. اور یہ افتخار کا بھی آپ کوئی متبادل ڈھونڈنا چاہیے، اس کو بھی فارغ کرنا چاہیے. T20 میں رضوان اور بابر کو ایک تو اکٹھے اوپن نہیں کرنے دینا چاہیے، اور رضوان تو نیچے جاتا ہے تو پھر وہ اسپنرز کے ساتھ پھنستا ہے. اسے آپ ون ڈے میں لے جائیں، اس کو T20 سے اس کی چھوٹی کرا دیں. بابر کو آپ واپس لیں. صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں اجازت سے. ابو بکر صاحب یہ بتائیں، آپ چونکہ کرکٹ پہ ماشاءاللہ بڑے کمانڈ رکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ ماحول کسی کو ڈسٹرب کر سکتا ہے؟ امریکہ جانا، اسٹیڈیم وہاں کا دباؤ میں آ جانا، ان چیزوں کا رول ہوتا ہے. لیکن نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کھلاڑی تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کھیل رہے ہیں. جی یہ بات درست ہے آپ کی. تو یہ اس قسم کے ماحول میں کس طرح ٹینس ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کرکٹ جو ہے یہ کنڈیشنز کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جب آپ کے گرم موسم میں میچز ہوتے ہیں تو اس میں بال کا بیہیویئر اور ہوتا ہے، وکٹ اور طرح سے کھیلتی ہے. وکٹ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی یہ ٹاپ گرین ہے یا یہ ہارڈ وکٹ ہے یا بالکل جسے ہم لوکل لینگویج کہتے ہیں پھٹا وکٹ ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پلیئر جو ہوتے ہیں وہ دباؤ کو آبزرو کرنے کے لیے بڑے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ جب بھی کھیلتے ہیں 25-30 ہزار 50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پریشر میں نہیں کھیل سکتے تو پھر آپ ریلو کٹے ہیں، پھر آپ پرفارمر نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے ابو بکر صاحب، یہ جو ان کا انڈیا والا میچ تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ کھلاڑی جو ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے اب چونکہ بال ان کی طرف ہے تو کیمرہ ان کی طرف ہوگا، ان کے ادائیں نہیں ختم ہوتی، ان کے ایکشن ہی نہیں ختم ہو رہے. یعنی بال پہ دھیان کم ہے، اس بات پہ زیادہ دھیان ہے کہ ہمارا اینگل کیسا آ رہا ہوگا. دیکھیں پلیئرز میں بتاؤں گا ہر کوئی نہیں، مطلب یوں افسوس کا اظہار، اتنے لاؤڈ ایکسپریشنز دینے، گھوم کے دیکھنا، یوں دیکھنا، کسی بھی اول تو ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو کسی بھی پلیئر کو سمجھنا ہے کہ وہ آلریڈی لائم لائٹ میں ہے. اگر وہ اچھا پرفارم کرے گا تو درجنوں کیمرے لگے ہیں ہر اینگل سے اس کے ایکشن کو، اس کی اداؤں کو یا اس کے افسوس کرنے کو وہ دکھا رہے ہیں، اور کل رپورٹ بھی ہوگا. پلیئر کو گراؤنڈ میں جا کر اپنا 100% دینا ہے. اور مجھے اپنے ہی کالم کی ایک لائن یاد آ رہی ہے. اس وقت پاکستان ہار گیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ بہترین پرفارمنس دکھاتے ہیں لیکن صرف کمرشلز میں. اچھا نوخیز صاحب کرکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ شوق ہے آپ کو کرکٹ دیکھنے؟ نہیں میں اتنے شوق سے نہیں دیکھتا. یہ انڈیا ہاں یہ میں دیکھ لیتا. اچھا بلکہ کل میری بات بھی ہوئی ابو بکر صاحب سے نا. اچھا جس وقت ان کی کال آئی تو میں نے انہی سے پوچھا، میں نے کہا آپ بتا دیں ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا جی امید تو ہے کہ ہم جیت جائیں گے. اس کے بعد پھر ان کی کال نہیں آئی. ایک پلیئر میں روشنی نہ رہی. ایک پلیئر ہے نوخیز صاحب، وہ بڑے آج کل تنقید کی زد میں، اعظم خان صاحب، بڑے
बड़े हैवी वेट हैं वो, उनको आप किस तरह से देखते हैं? उसको फिटनेस के लिहाज से सुना है आपके फेवरेट है वो? नहीं, मैं एक बात याद रखिएगा कि मेरे तो सारे ही खिलाड़ी फेवरेट हैं। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ये तो चांस का गेम है। हमने तो सारी मतलब हिट लग गई तो आपको आज अगर वो पाकिस्तान जीत गया होता इंडिया से तो आज हम बैठे यही तनकीद इंडिया में हो रही होती है। यही ठीक है, उनके यहाँ भी तो ये तो बाय लक है, किसी की हिट लग गई, किसी की मुझसे। यहाँ पर ये लेकिन बाबर आजम, मैं सिर्फ एक बात बताऊं, ये जो जाते हैं ना खेलने के लिए, तो खुदा के लिए ये मतलब थोड़ा सा ये ठीक है, प्रेशर उन पे था, टीम को जीतना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कल कलां को यही टीम हमारी अच्छी साबित हो जाती है तो हमारी सारी तारीफों का रुख किसी के बच्चे हैं, वो किसी के बच्चे हैं। मेरा ये होता पता क्या, मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे इलाकों से, मैं वो छोटे छोटे इलाकों से आए होते हैं, इन्होंने ये जब इस किस्म के माहौल में जाते हैं, अच्छा कई तो प्लेयर मेरा ख्याल है पहली दफा गए होंगे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, पहली दफा उतरे होंगे, उन्होंने वो देखा नहीं, उससे पहले भी कितने खुश हो रहे थे, उन्होंने बुल फाइटिंग भी देखी होगी। अच्छा ये इन इलाकों से गए हुए होते हैं, थोड़ा सा इनको माहौल का भी मसला हो जाता है, ठीक है, जैसे अबू बकर साहब बता रहे हैं ना, क्राउड की वजह से भी। लेकिन फिर इसके बावजूद मैं ये कहूंगा जब आप ऐसी टीम भेज रहे हैं वहां पे, तो भाई उनको 2 महीने पहले अमेरिका का एक टूर करवा दें। 2 महीने से भेजा हुआ है सर, पहले आयरलैंड गए, फिर इंग्लैंड गए, मैंने कहा फिर इधर गए सर, तो वो सर मतलब ये अभी भाई फेरों में तो नहीं ना थे पिछले 2 महीने। ये सारी रेमेडीज जो है ना ये भी काम नहीं आ रही। असल में वो अमेरिका ना, कई लोगों ने तो कहा होगा भी ये वो मुल्क जिन्हें साड़ी हुकूमत दिखाई, चले बिल्कुल सही है, हमारी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि हमारी वही कह रहे दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ के चले ये इन मैचेस में हमने देखा कि कारकर्दगी ठीक नहीं रही, हार गए, आगे भी मैचेस पड़े हुए हैं, अभी हाँ अभी हमारे पास मार्जिन है, अल्लाह करे मार्जिन नहीं है, खाली दुआएं ही बची हमारी टीम की। बहुत शुक्रिया गुल नखेज़ अख्तर साहब आपका भी, अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।